नमस्कार साथियों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का। ऐसे विद्यार्थी जो मां शाकंभरी विश्वविद्यालय के हैं यानी कि सहारनपुर से हैं, वो सभी लोग अपना आंसर की चेक कर लेंगे। और जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम ओएमआर सीट पर हो रहा है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सबके लिए क्वेश्चन पेपर रामबाण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अभी राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा स्टार्ट नहीं हुई, लगभग वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कानपुर विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एमजेपी आरयू बरेली विश्वविद्यालय, सबके लिए पेपर कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 2026 सत्र में देखें या 25 सत्र में देखें। ठीक है, तो भाई फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका जूलॉजी का पेपर टाइटल है वो है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटर बायोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है और इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बुकलेट सीरीज के बारे में बता दें, यहाँ पर बुकलेट सीरीज भी हमारे पास है। किसी का सी होगा, किसी में बुकलेट सीरीज ए होगा, किसी का ई होगा। क्वेश्चन सभी के सेम होते हैं, बस क्रम चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, पेपर में इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय व्हिच ब्लड कॉर्पस, यानी कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं प्रतिरक्षियों का स्त्राव करती हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन नंबर सी सही है, बी लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर था। प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें पूछा गया था कि प्रतिरक्षी का एक अणु आधारभूत रूप है, ए मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडी इज बेसिकली। तो इसमें ग्लोबुलर प्रोटीन आपका करेक्ट उत्तर था। जिन्होंने बी आंसर लगाया है उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, जिसमें पूछा गया है कि टीकाकरण के पश्चात जब शरीर फिर एक जर्म के संपर्क में आता है तब अधिक मात्रा में प्रतिरक्षियों का उत्पादन होता है, या उदाहरण किसका है। तो ये उदाहरण द्वितीय प्रतिरक्षण प्रतिक्रिया का है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सेकेंडरी इम्यूनो रिस्पॉन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, जिसपे पूछा गया था कि एक संवेदनशील बनी बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट द्वारा उसी प्रकार और कोशिकाओं का निर्माण कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं। तो उसको क्लोनल सिलेक्शन बोलते हैं, क्लोनल चयन बोलते हैं। ठीक है, क्लोनल चयन। यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, 4 नंबर का ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा प्रश्न, जिसमें फाइंड आउट द मिस मैच। निम्नलिखित में से वो जोड़ा बताना है जो मिस मैच है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इनमें से सुमेलित नहीं है। और इसमें पूछा गया है, देखेंगे कि पहला देखें जिसमें मिथाइल ट्रांसफरेज ए की N6 स्टेज पर मिथाइल समूह स्थापित करता है। बी है कि राइबोन्यूक्लियस द्विरुचकी आरएनए को हाइड्रोलाइट कहते हैं, तो ये सही ऑप्शन इसमें है। सी है रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियर डीएनए को एक विशिष्ट चिन्हित समय पर काटता है, तो ये भी सत्य है। डी है S1 एंडोन्यूक्लियस योम रुजुकी डीएनए को काटता है। भाई इसमें मुझे सस्पेंस है ए और डी ऑप्शन में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर किसी को करेक्ट उत्तर पर आए तो पता करके बताइएगा। भाई मैं एक बार इसको पिन कर दूंगा क्वेश्चन, अभी मैं गलत आंसर तो आपको बता नहीं सकता। ठीक है, तो मैं सस्पेंस में हूँ कि कौन सा एग्जैक्ट इसका आंसर होगा। अगला फिलहाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है। तो पहला कथन दिया गया, ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस के बीजों द्वारा प्रतस्कंद हेरोडिन उत्पादन। बिल्कुल, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर है। जिन्होंने ए लगाया उनको कंप्लीट नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काश्मीर वेक्टर का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक, काश्मीर वेक्टर का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक पूछे गए हैं। तो दोस्तों कालिसन योमहांस, ये जो है ये काश्मीर वेक्टर के निर्माण करने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, जिसमें है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, जिसमें पूछा गया था कि सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसलिए सी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। तो मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका करेक्ट उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें है
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। इसलिए आंसर इसमें आपका 11 नंबर में प्रश्न नंबर 1 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? भाई कंप्यूटर की विशेषता यहाँ पर पूछी गई कि नहीं है, तो पहला देखिएगा जिसमें बहुमुखी प्रतिभा, सटीकता, परिश्रम। ठीक है, इसमें आईक्यू लेवल दिया गया है, आईक्यू लेवल, यहाँ पर डी आंसर लगा देंगे करेक्ट उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 30 जिसमें है कि निम्नलिखित में किसको जैव सांख्यिकी का पिता माना जाता है? किसको जैव सांख्यिकी का पिता माना जाता है? तो जैव सांख्यिकी के जो फादर है वो है फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है, 13 नंबर का बी करेक्ट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है वुड डेवलप्ड कॉस्मिट। कॉस्मिट को किसने विकसित किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे कॉस्मिट को विकसित करा था कॉलिंस और हैंस ने। ऑप्शन नंबर आपका 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का जिन्होंने बी आंसर लगाया उनको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। अगला है 15 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया था जीन थेरेपी की जाती है। तो जीन थेरेपी कब कैसे की जाती है आपको बताना है। पहला है दवाइयाँ दे करके, बी है सामान जीन का समावेश करा करके, सी है कुछ साल्ट का समावेश करा के, और डी दिया गया ग्लूको कार्टिकोलाइड के समावेशन से। तो आपको बता दें जीन थेरेपी की जाती है सामान्य जीन का समावेशन करा करके, इसलिए ऑप्शन नंबर 15 का बी करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या का प्रमाण विचलन यानी एच डी है 9 है तो इसका प्रसरण कितना होगा? तो इसका प्रसरण 81 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर है 16 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसपे पूछा था कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ द पर्सन। निम्नलिखित में से दिए गए व्यक्ति की आयु समूह दी गई है और वितरित आवृत्ति के अंक गणितीय माध्य की इसमें गणना करनी है। तो भाई माध्य निकालना है, ये लास्ट में अभी 17 नंबर का मैं करा दूंगा क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 और इस पे पूछा गया है कि गिव आर टू लिस्ट। यहाँ पर नीचे दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड है और तो इसमें आपको बताना है इसका सही उत्तर। वही मैं एग्जैक्ट आंसर इसमें बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना समय नहीं है कि एक ही चीजें इसको नोट कराया जाए। ये फिलहाल आया है कई बार तो इसलिए इसका ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पी जो है वो 3 के पास जाएगा, क्यू 4, आर 5 और एस 1। ठीक है, इस प्रकार से सी आंसर करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 से प्रसार पूछा गया। प्रसार है क्या पूछा गया है? प्रसार है। तो प्रसार वह कोट है जिस तक विचार का व्यक्तिगत मान भिन्न है होता है मध्यमान या केंद्रीय मान से। ठीक है, उसी को प्रसार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए 19 का ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है क्वेश्चन में जिसपे पूछा गया था कि स्तनधारियों में टी लिम्फोसाइट के विषय में क्या सही है। तो टी लिम्फोसाइट के विषय में जो सही है वो हो जाएगा, ये 3 प्रकार के हैं, साइटोटॉक्सिक टी कोशिका, सहायक टी कोशिका तथा सदम टी कोशिका है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 और इसमें पूछा गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस में होता है। तो इसमें टी आई प्लाज्मिड होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस पे करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 जिसमें है इंटरफेरॉन और पूछा गया था इंटरफेरॉन है तो इनमें से इंटरफेरॉन आपका हो जाएगा बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर आपका डी आंसर सही है, उपरोक्त बी एंड सी। बी है कि विषाणु संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में कोशिकाओं मुक्त होने वाला प्रोटीन, और सी है प्रोटीन अणु के असंक्रमित कोशिकाओं को विषाणु आक्रामक से बचाते हैं, इसलिए डी आंसर आप लगाएंगे करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम टैंक पॉलीमरेज का प्रयोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में किया जाता है क्योंकि यह उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, यह उच्च तापमान पर भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। 23 का सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 जिसमें अधिकांश बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं। अधिकांश बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो गोलाकार द्विरुचिकी डीएनए
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न, इसमें है कि नीचे अनुवांशिक यांत्रिकी में कुछ मूल पद दिए गए हैं, सही आपको बताना है। तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 1 2 3 और 4 और 5, 1 2 4 5। ठीक है, पूछा गया था कि अनुवांशिक यांत्रिकी में कुछ मूल पद दिए गए हैं, सभी नहीं, तो सभी इसमें से नहीं है, केवल 1 2 4 और 5 है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 26, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एक प्लाज्मिड पूर्व केंद्रियों में नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता भैया, इसमें YAC में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। 26 का आंसर बी करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 27, जिसमें पूछा गया था कौन सा समूह केवल भक्षकाणु कोशिका का है। तो भक्षकाणु कोशिका का लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा आपका। 27 में सी आंसर सही है। अगला था, क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रतिजन पर प्रतिरक्षी के लेपन के पश्चात उसकी पहचान होती है। तो इसकी पहचान दोस्तों माइक्रोफेज के द्वारा होती है। माइक्रोफेज ऑप्शन नंबर ए 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ह्यूमोरल प्रतिरक्षण बना होता है। तो ह्यूमोरल प्रतिरक्षण जो बना होता है वो एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग इन ब्लड, यानी कि रुधिर में प्रवाहित होने वाले प्रतिरक्षों का बना होता है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 30, जिसमें इम्यूनोग्लोबिन का प्रत्येक अणु बना होता है। तो इसका प्रत्येक अणु जो बना होता है दोस्तों वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर के बना होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही उत्तर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 31, जिसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से एक शरीर के कंप्लीटमेंट तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा बताना है कि निम्नलिखित में से एक शरीर के कंप्लीमेंट तंत्र का भाग नहीं है। तो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ए और बी इसमें दोनों सही उत्तर आपके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, और इसमें पूछा गया कि मानव प्रतिरक्षण न्यूनता विषाणु, जिसे एचआईवी बोलते हैं, एचआईवी में अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो उसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का होता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 32 में ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 33, जिसपे पूछा गया था कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो उत्पन्न होती है वो सूक्ष्माणु द्वारा भी होती है, यानी माइक्रोब भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं और रट्टे कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, इसलिए आल आप दीप लगाएंगे, यानी आंसर नंबर डी 33 का डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 34, और इसमें पूछा गया था कि एक सूक्ष्मदर्शी में उच्च आवर्धन के लिए निम्न में से किसमें हेर फेर करते हैं। तो हेर फेर जो किया जाता है दोस्तों किसमें होता है, इसमें 1 2 4 हो जाएगा, इसमें 1 2 और 4, यानी प्रकाश प्रदान करने वाली किरण की तरंगदैर्घ्य, छिद्र और परावर्तक सूचकांक, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, इसे पूछा गया था कि प्लाज्मिड जो ट्यूमर बनाता है तथा जिसका प्रयोग ट्रांसजेनिक पौधे बनाने के लिए किया जाता है पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कहाँ पर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरियंस में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि एक उपयुक्त वेक्टर की क्रियाशीलता के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है, इनमें से एक उपयुक्त वेक्टर का गुण नहीं है। तो इनमें से जो वेक्टर का गुण नहीं है वो हो जाएगा नो नीड ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, यानी कि स्वयं द्विगुणन की आवश्यकता नहीं है। सी आंसर इसमें करेक्ट, 36 का सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया था कि इंसर्शन योम रिप्ले स्पैन वेक्टर निम्न में से किसके किसके प्रकार है। तो इनका प्रकार है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ए सी। ठीक है, ऑप्शन आप लगा देंगे सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 38, इसमें है कि ईसीओ आर आई का चिन्हित स्थल है। तो इसका चिन्हित स्थल है जी ए टी टी सी और CAATTG, ऑप्शन नंबर ए 38 का ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या था, 39 नंबर प्रश्न, इसमें आया था अधिकांश रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के चिन्हित स्थल पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। एक पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस इनमें से कौन सा है। तो इनमें से पॉलीड्रोमिक सीक्वेंस हो जाएगा वह क्रम जिसे दोनों दिशाओं का सामान पढ़ा जा सके। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 39 का सही उत्तर।
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40 और इसमें पूछा गया है कि नीचे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादित कुछ पशु व उनके उत्पादों की सूची दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा बताना है कि सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया गया ट्रांसजेनिक सुअर एंटी हीमोफिक ग्लोबिन, तो ये आपका सुमेलित है। दिया गया है बी ट्रांसजेनिक गाय लैक्टोफेरिन, ये भी सुमेलित है। सी है ट्रांसजेनिक सुअर मानव वृद्धि हार्मोन, यही आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 41 जिसमें दिया गया आकलन ए जिसमें एक डीएनए पुनर्योग तकनीकी द्वारा मानव जीनों का जीवाणु पूर्व केंद्रीय या ईस्ट सुकेंद्रीय में स्थानांतरित किया गया है। कारण दिया गया है जीवाणु तथा ईस्ट दोनों ही तेजी से विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इनमें से इच्छादित जीन प्रकट होते हैं। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन कि ए दिया गया है कि ए तथा आर दोनों ही सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ए। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 42 और इसमें पूछा गया है कि कुछ पादपों में एनआईएफ जीन हस्तांतरित की जाती है, निम्न में से किसके द्वारा? तो इनमें से आपको बताना है सही उत्तर। तो इनमें आपका हो जाएगा राइजोबियम मेलिलोटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 42 का बी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है बीटी फसल है, इनमें से आपको बताना है बीटी फसल है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनमें से बीटी क्रॉप्स जो है वो उपरोक्त सभी ये सभी बीटी क्रॉप्स हैं। डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 44 जिसमें है कि प्रतिरक्षी अपना कार्य विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं किंतु निम्न में से एक प्रतिरक्षो कार्य नहीं है। तो इनमें से एक प्रतिरक्षी कार्य जो नहीं है वो कौन सा है? तो इनमें से 44 नंबर प्रश्न में आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक रूपण यानी कि होमोजेनेशन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 45 में पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ SDSPAGE। ठीक है, यहाँ पर SDS फेज का पूर्ण रूप पूछा गया था कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो पूर्ण रूप है दोस्तों हो जाएगा सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पॉलीएक्रोलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन नंबर 45 का बी करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 46 इसमें पूछा गया था कि कभी कभी क्षतिग्रस्त अंग को उचित दानकर्ता द्वारा उपलब्ध किए गए अंग द्वारा बढ़ाया जा सकता है किंतु फिर भी प्रत्यारोपित अंग शरीर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शरीर के प्रतिरक्षण प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आकलन जब वही विषाणु या जीवाणु शरीर पर दोबारा आक्रमण करता है तब शरीर की प्रतिरक्षण प्रक्रिया अधिक सुस्पष्ट होती है और कारण दिया गया है कि एक संवेदित बी लिम्फोसाइट बार बार विभाजित होकर उसी प्रकार की और कोशिकाएं क्लोन उत्पन्न करता है। क्या ये सत्य है या असत्य कथन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों यानी कि दोनों ए और आर दोनों सही है तथा ए का उचित स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन नंबर ए 47 नंबर प्रश्न में सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 48 और इसमें पूछा गया था कि आकलन ए पुनर्योग डीएनए तकनीकी का प्रयोग टीके बनाने के लिए किया जाता है। कारण इसमें है कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी द्वारा बनाए गए टीके शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बोथ ए और आर सही है किंतु ए का उचित स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 49 और इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयुक्त लेंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, इसलिए सी आंसर लगाएंगे। 49 का सी का उत्तर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है ऊतकों के सूक्ष्मदर्शी अनुभाग काटने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किसका प्रयोग होता है दोस्तों ध्यान रखेंगे। इनमें से प्रयोग किया जाता है माइक्रोटोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है। 50 का बी सही आंसर लगा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 51 जिसमें है कि विभेदन सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों
वो किया जाता है उपरोक्त सभी के लिए। आंसर नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52 और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि समान अवस्था तरल क्रोमेटोग्राफी में गतिमान तथा स्थित अवस्था होती है, तो ये होती है दोस्तों मोबाइल फेज इज नॉन पोलर एंड स्टेशनरी फेज इज पोलर, यानी डी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर। 52 नंबर में बी डी आंसर सही है। और प्रश्न नंबर 53 और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है कि शरीर में जब कोई संक्रमण होता है तब स्पष्ट प्रतिरक्षण प्रक्रिया उत्पन्न होती है या प्रतिरक्षण क्रिया उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न किसके द्वारा होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये उत्पन्न होता है जन्मजात प्रतिरक्षण तंत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला है प्रश्न नंबर 54 जिसमें है कि नीचे सैंपलिंग की कुछ विधियां दी गई हैं जिनमें से एक सैंपलिंग की विधि नहीं है, तो इनमें से सैंपलिंग की विधि आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो करेक्ट उत्तर इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सीमित क्रम रहित सैंपलिंग। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे सही उत्तर 54 नंबर में। अगला प्रश्न है 55 नंबर जिसमें आया था कि क्वेश्चन आया हुआ है कि विभिन्न कोशिकाओं तथा उनके अंगों को अलग अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, तो भाई हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 56 और इस क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए निम्नलिखित में से किस गुण का उपयोग किया जाता है, तो इनमें से दोस्तों हम बोथ ए एंड बी बोथ बी एंड सी का प्रयोग करते हैं। बी और सी इसमें करेक्ट उत्तर होंगे, इसलिए आंसर डी करेक्ट उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 57 इस क्वेश्चन में आया हुआ कि संख्यांकी माध्य जो चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको माध्यिका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है कि माध्यिका है, माध्यिका पूछी गई, तो माध्यिका यहाँ पर हो जाएगा पोजिशनल एवरेज, स्थितिक औसत हो जाएगा। 58 नंबर में बी आप लोग लगाएंगे करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 59 जिसमें है कि बहुलक को एक सहायता से ग्राफिकल रूप में दर्शाया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन है जिसमें बार चित्र दिया गया है, बी है पाई चित्र, सी है हिस्टोग्राम और डी दिया गया है लाइन चित्र। तो इनमें से आपका सी उत्तर हो जाएगा, हिस्टोग्राम करेक्ट उत्तर। 59 नंबर में आपका सी करेक्ट सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 जिसमें है कि चतुर्थक विचलन होता है, चतुर्थक विचलन से पूछा गया है, तो आपको बता दें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा डी आप लोग लगाएंगे। चतुर्थक विचलन जो है वो सरलता से समझने व परिकलन योग्य होते हैं, चरम मंदों की अप्रभावित काफी संतोषप्रद, तो डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर। प्रश्न नंबर 61 इस क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसका स्कैटर डायग्राम के द्वारा अध्ययन किया जाता है, तो इनमें दोस्तों आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर सहसंबंध। ठीक है, यहां पर हो जाएगा सहसंबंध, बी लगाएंगे करेक्ट उत्तर। 61 नंबर क्वेश्चन में बी आंसर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62 जिसमें है 62 नंबर प्रश्न जिसमें पूछा गया आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि इम्यूनोग्लोबिन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इम्यूनोग्लोबिन की प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति आपसे पूछी गई है। तो इसकी जो प्रकृति होती है दोस्तों दो होती है, दो हल्के और दो भारी टाइप के इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन, तो इसमें से आप लगा देंगे डी आंसर। इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर, इसमें से एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए डी आंसर सही उत्तर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक लिम्फोसाइट अंग है, तो प्राथमिक लिम्फोसाइट जो अंग है वो थाइमस योम अस्थिमज्जा है, इसलिए आंसर नंबर इसमें सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर जिसमें एंटी सीरम रखता है, आपको बताना है एंटी सीरम रखता है, तो इसमें से आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रतिरक्षी, एंटी सीरम प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जोड़ा विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग का है, तो इनमें से जो आपका हो जाएगा जुकाम और एड्स, ये है विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है, तो हे ज्वार आपका संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर है, 67 का बी सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन है जिसमें हिस्टामिन स्रावित होते हैं, हिस्टामिन स्रावित होते हैं, तो हिस्टामिन दोस्तों जो स्रावित होते हैं वो मास्ट कोशिकाओं द्वारा या निसल कण के द्वारा या कुफर कोशिका के द्वारा या फिर महावच्ची कोशिकाओं के द्वारा, तो इनमें हो जाएगा मास्ट कोशिका सेल। ऑप्शन नंबर ए 68 में आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रतिरक्षा में होता है,
प्रतिरक्षा में होता है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें प्रतिरक्षा में होता है ए एंड बी यानी स्वीकरण और प्रतिरोध दोनों होता है, इसलिए आंसर सी लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न है, एमएचसी जीन स्थित होती है, तो जो एमएचसी जीन स्थित होती है वो 6th क्रोमोसोम्स पर होती है, ऑप्शन नंबर बी 70 नंबर क्वेश्चन में सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 71 जिसमें है कि निम्नलिखित टीकों में से कौन सा जीवन भर पर सुरक्षा नहीं देता, तो इनमें से जीवन भर सुरक्षा जो नहीं देता वो है टिटनेस। आपका आंसर नंबर सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, टिटनेस सही आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जिसमें है कि एंटीबॉडीज में हाइपर वेरिएबल हिस्सा पाया जाता है, एंटीबॉडीज में हाइपर वेरिएबल हिस्सा जो पाया जाता है वो पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे हल्की और भारी श्रृंखला के एन पर पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72 का बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है प्रश्न नंबर 73 जिसमें पूछा गया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी के पारस्परिक क्रिया में कौन से बंध प्रयुक्त होते हैं, तो उनमें से जो बंध प्रयुक्त होते हैं वो कमजोर हाइड्रोजन बंध जो वॉन्डरवाल्स बल होंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर है। 74 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में किस भाग में एंटीजन पाए जाते हैं, तो कोशिका सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं, 74 का बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 जिसमें है इलेक्ट्रोफोरेटिव मोबिलिटी निर्भर करती है, तो ये निर्भर करती है कोशिका के किस पर, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी निर्भर करती है भार पर, आकार पर और आवेश पर, इसलिए डी आंसर लगाएंगे सही उत्तर ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं, बाकी जिनका पेपर है उनके लिए और भी मॉडल पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। और इस क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर भेजना है तो आप लोग हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 8707030327, इस पर आप लोग अपना फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। और जिनका पेपर आ चुका है अभी सॉल्यूशन उनको नहीं मिला है तो उनको बता दें कल तक आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से हो। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।